पिछले दिनों जो हमारा मूवमेंट है और मूवमेंट को चलाने वाले जो लोग हैं और जो मूवमेंट चल रही है नागपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में और भी जगह, खासतौर से दीक्षा से संबंधित और जेल जाने से, गिरफ्तार होने से संबंधित। तो हमारे जो समर संघ के जितने भी भाई बहन हैं, समर संघी हैं, उनको इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उनसे रूबरू होना चाहिए, उनसे जानकारी मिलनी चाहिए कि आखिर ये चलती कैसे हैं, इनका क्या पर्पज है, किस तरह की मूवमेंट है, क्यों चलाई जाती हैं और कौन चलाता है। जो गिरफ्तार होने का जो सिलसिला है और जो गिरफ्तारियां होती हैं वो सोशल मूवमेंट में जो उग्र लोग हैं उनमें, और कई बार जो नम्र होती हैं यानी जो सॉफ्ट होती हैं, जो बहुत ज्यादा संवैधानिक होती हैं, उन मूवमेंट में भी गिरफ्तारियां होती हैं। गिरफ्तारी का जो पैटर्न है वो बड़े कमाल का है और इसको समझें, क्योंकि पिछले भी दिनों में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, स्वतंत्रता संग्राम के समय भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। तब गिरफ्तार करने वाले और लोग थे, गिरफ्तार होने वाले भारत के लोग थे। अब भारत के लोग भारत के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं या गिरफ्तार करने का नाटक कर रहे हैं। इन सब बारीकियों को समझ लेंगे तो आपके लाभ में और हानि में आपको जानकारी रहेगी कि कौन सी बात हमारे लाभ की और कौन सी बात हमारे हानि की है, या कौन सी बात ऐसी है जिससे हमारा कोई संबंध नहीं। जब किसी व्यक्ति के अंदर मूवमेंट चलाने की एबिलिटी नहीं होती, यानी वो मूवमेंट को नहीं चला सकता, संवैधानिक रूप से हार जाता है, उसमें कुवत नहीं है, वो लायक नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, तब वो रास्ता चुनता है गिरफ्तार होने का, अपनी गिरफ्तारी कराने का। जब मूवमेंट को इमोशनल करना हो, जब मूवमेंट को भाव में भेजना हो, इमोशनल हो जाएं और कहें कि हमारा लीडर गिरफ्तार हो गया, उससे उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा, इकट्ठे हो जाएंगे, तब मूवमेंट चलाने वाले लोग अपनी गिरफ्तारी का प्लान करते हैं ताकि उनके जो भक्त हैं वो ऊर्जा लें, उनमें उग्रता आए और वो उसके लिए लड़ें। ये सारा सारा मूर्खों के लिए, अनपढ़ों के लिए और भक्तों के लिए काम होता है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनको हीरो बनना होता है, यानी गिरफ्तारी होगी तो नेता बन जाएंगे, एक झटके में हीरो बन जाएंगे, लोगों की आंख का तारा बन जाएंगे। इसलिए भी गिरफ्तारियां होती हैं और की जाती हैं और कराई जाती हैं। कुछ साथी ऐसे होते हैं जिनको ये लगता है कि उनका संगठन खतरे में है, संगठन टूटने वाला है या टूट चुका है, या उनकी जो मूवमेंट है वो खराब होने वाली है, या उनके साथी उनपे कोई दबाव बना रहे हैं, चाहे वो जायज है चाहे वो नाजायज है, पर कोई दबाव है। उस दबाव को हटाने के लिए, उस मूवमेंट के टुकड़े को टूटने से लिए या टूटे हुए को बचाने के लिए अक्सर जो नेतृत्व है वो गिरफ्तारी का पूरी तरह से सहायता लेता है। या कोई व्यक्ति गांधीवादी हो और गांधी से सीखा हो, बार बार जेल जाने की आदत और जेल जाना, गिरफ्तार होना और गिरफ्तार होने के लिए प्रयत्न करना, ये कुछ कारण है गिरफ्तार होने के। बहुत कम केसों में जेन्युइन गिरफ्तारियां होती हैं, जब आदमी अड़ जाता है कि नहीं, मेरी जो डिमांड है बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक है और करो या मरो की स्थिति आ गई है, तब वो उसको सिवाय गिरफ्तार होने के और कोई रास्ता नहीं होता। उस समय एक बड़ी मूवमेंट चलती है जिसको जेल भरो आंदोलन बोलते हैं। उस समय वो खाली अकेला नहीं जाता, वो हजारों लोगों के साथ जाता है, और वो हजारों लोगों के साथ अगर नहीं जाएगा तो फिर वो गिरफ्तारी नाकाम और बेकार हो जाती है। ऐसा इतिहास, ऐसा गिरफ्तार होने वाले जाने वाले जितने भी सिम्टम्स हैं उनसे पता चलता है। तो गिरफ्तार होने के जो तरीके हैं वो क्या है, आप देखोगे कि अगर किसी को गिरफ्तार होना है और मूवमेंट को बचाना है या उसका हीरो बनना है या कोई उसका नया कारण है, तो गिरफ्तार होने का वो निमंत्रण देता है, वो सिम्टम पैदा करता है कि मुझे गिरफ्तार कर लो। तो गिरफ्तार होने के लिए वो क्या कहेगा, कोई उग्र बयान देगा या कोई ऐसा काम करेगा जो होना असंभव है, या वो सामने वालों को खुली चुनौती देगा जो पावर में है, जो पावरफुल हैं, जो गिरफ्तार कर सकते हैं, या वो जो उच्च पद पे, संवैधानिक पद पे लोग बैठे हैं उनको सीधा सीधा चैलेंज करके गालियां बकेगा, थ्रेट देगा, या कोई ना कोई बात कहेगा, या कोई ना कोई ऐसा मेल करेगा या फोन करेगा जिससे कि लोग उसका गिरफ्तार हो जाए। एक छोटी सी बात है कि अगर
आपको गिरफ्तार होना है तो किसी पुलिस वाले को गाली बक दो, 2 मिनट के अंदर वो जेल में पहुंचा दे। पर अगर सामाजिक गिरफ्तारी होनी हो, मूवमेंट की गिरफ्तारी होनी हो, तो सीधे सीधे सरकारों को या बड़े पद वालों को या बड़ी जो सिस्टम है उसको चैलेंज किया जाता है। या कहीं ऐसा आंदोलन छेड़ दो जो आंदोलन पूरा नहीं होने वाला है और जिसके उग्र होने की पूरी संभावना है, या आंदोलन को उग्र करा दो, या 2-4 जो भक्त हैं उनकी कुर्बानी दे दो, उनको मोर्चे पे आगे भेज दो और लड़ने मरने का उनको कह दो कि क्या तुम मर नहीं सकते, क्या तुम लड़ नहीं सकते। वो लड़ भिड़ जाएंगे और उसमें गिरफ्तारियां हो सकती हैं, हो जाती हैं। जिनको गिरफ्तार होना होता है वो कभी संघ में नहीं रहते, ये ध्यान रखना। जो संघ में रहेगा वो सारे संघ की गिरफ्तारी एक साथ होती है, जिसको जेल भरो आंदोलन बोलते हैं, वो असली होती है। पर नकली गिरफ्तारी जो होती है वो एकांत में होती है। वो बंदा जिसको गिरफ्तार होना है, गिरफ्तार होने का नाटक करना है, वो आराम से किसी एक घर में मिलेगा, वो आराम से कहीं जगह पे मिलेगा, या वो पहले ही पुलिस फोर्स को बता देता है कि मैं इस जहाज से आऊंगा, इस ट्रेन से आऊंगा, इस बस से आऊंगा, या सड़क के इस रास्ते से आऊंगा, और उसकी पल दो पल की जानकारी होती रहती है। क्योंकि अगर वो संघ के साथ चलेगा, अगर वो अपने अनुयायियों के अंदर रहेगा, तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जिस आदमी को गिरफ्तार नहीं होना होता है वो हमेशा संघ के साथ रहता है, अपने लोगों के साथ रहता है, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहता है, उनको कभी नहीं छोड़ता और ना उनको अकेले जाने देता है, क्योंकि अकेला जाएगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। तो वो कहता है सब साथ रहो। सब साथ रहने से गिरफ्तारियां नहीं होती। अगर होती भी है तो उसी जगह को जेल बना दिया जाता है। जैसे 1000 लोग हैं या 2000 लोग हैं, वो कहीं पर कोई आंदोलन कर रहे हैं और पुलिस को गिरफ्तार करना है, तो उनके लीडर को, नेतृत्व को नहीं गिरफ्तार कर सकते 2-3 हजार आदमियों के बीच में या 500 आदमियों के बीच में। तो वो क्या करते हैं, वो वहीं एक रस्सी, एक धागा बांध के या उस पूरे एरिया को जेल डिक्लेयर कर देते हैं और उसको बाहर से ताला या बैरिकेडिंग कर देते हैं कि यहां से बाहर कोई नहीं जाएगा। ये हाउस अरेस्ट जैसी होती है या कैंपस अरेस्ट जैसी होती है, पर यह गिरफ्तारी नहीं मानी जाती। इसमें नाटक नहीं होता, ये असली होती है। इसलिए क्या होता है कि पुलिस से, क्योंकि मैंने आंदोलन देखे हुए हैं दिल्ली के अंदर और मैं उन आंदोलनों के बीच में रहा भी हूं, इसमें मार वाली होती है, यानी कि निगोशिएशन होती है। पुलिस वाले के जो अफसर होते हैं, जो उनके विजिलेंस वाले या LIO होते हैं, लोकल इंटेलिजेंस जो उनका ऑफिसर होता है, वो लगातार संपर्क में रहता है। वहां सारी फाइलें होती हैं लोकल इंटेलिजेंस ऑफिस के पास में, जो पूरे देश का इंटेलिजेंस चलता है। एक एक व्यक्ति की मूवमेंट होती है, एक एक पर्चे की फाइल बनी होती है, एक एक आदमी का नाम होता है। वो उनसे संपर्क करते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि आप जो ये, क्योंकि बाकायदा परमिशन के लिए वहां लेटर जाता है, उसमें फोन नंबर होते हैं, तो पूछते हैं कि आप ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या डिमांड है आपकी, आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, कितने आदमी आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितनी बस आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, VIP कितने आ रहे हैं, कितने समय तक रहोगे, कोई उग्र तो नहीं है, कोई डंडा तो लेकर नहीं आ रहा है। वो सारी बातें अच्छी तरह से उस जिम्मेदार, और वहां बाकायदा बैठ के बात होती है, कोई झगड़े वाली बात नहीं होती उनसे, उनको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी लोकल जो यूनिट होती है, जहां जहां से बसें, उनसे वेरीफाई करते हैं कि क्या ये वास्तव में सच बोल रहा है या नहीं। उनको अगर लगता है कि ये कह कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है, क्योंकि उनको पल पल की खबर मिलती रहती है, बड़ा सिस्टम होता है गवर्नमेंट के पास, तो वो लास्ट मोमेंट में 11th आवर में भी आपकी परमिशन रद्द कर सकते हैं और आपकी रैली को मना कर सकते हैं। ये लॉ के हिसाब से चलता है। इसलिए वो चेक करने के बाद में फिर वहां पर निगोशिएट होता है कि आप कहां तक जाओगे। तो वो कहता है कि भाई हम इस पॉइंट तक जाएंगे। जैसे पार्लियामेंट के जितने होते हैं तो उनको पार्लियामेंट थाने पर रोक लेते हैं, जंतर मंतर से चलते हैं, वो मुश्किल से 200 मीटर का एरिया है, 200 मीटर चलने के बाद में रोक लेते हैं। वहां 2 बैरिकेड लगाए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि आप पहले बैरिकेड को तोड़ सकते हैं, यानी पहला जो बैरिकेड है वो हल्का होता है, वो अलाउ होता है कि आपका जो आंदोलन है वो नेता का ऐसा लगेगा कि जैसे नेता ने बड़ा सक्सेसफुल किया और बैरिकेड तोड़ दिया। पर दूसरा बैरिकेड मत तोड़ना। अगर आप दूसरा बैरिकेड तोड़ोगे तो आपको पानी की कैनन, यानी पानी फेंका जाएगा आपके ऊपर, आप पर डंडे बरसेंगे, आप पे आंसू गैस बरसेंगी, आपकी पिटाई होगी और आपकी अरेस्ट भी हो सकती है। ये क्लियर बता दिया जाता है। इसलिए वो सारे के सारे वहां से जोश से चलते हैं, पुलिस उनके साथ चलती है। पहले बैरिकेडिंग पे खूब घमासान होती है, दूसरे बैटिंग पे जाके वो भाषण में बदल जाता है, प्रतीकात्मक वहां अरेस्ट होती है थाने में सबको। और जब शाम हो जाती है, 4-5 बज जाते हैं, तो उसके बाद कोई आंदोलन होता नहीं। शाम को सब अपने अपने घर जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और जो आप मेमोरेंडम लेके आए हो वो आपको जिस भी अधिकारी को देना है, जिस भी नेता को देना है, जिस भी एजेंसी को देना है, वहां तक चला जाता है।
उसके बाद में आप अपने जो मेमोरेंडम है उसको आप फॉलो करो या ना करो। अधिकतर लोग फॉलो नहीं करते, बस वो कागज का टुकड़ा चला जाता है। ऐसे मेमोरेंडम हजारों आते हैं पूरे देश के, हजारों होते हैं आंदोलन। ये आंदोलन का तरीका है। इसलिए जिसको गिरफ्तार होना होता है वो बाकायदा पुलिस को पूरा हिंट देता है, दौड़ भाग का पूरा नाटक करता है, ऐसे दिखाएगा, वीडियो बनाएगा, सारे काम करेगा। और वो मार पिटाई नहीं करेगा, ये ध्यान रखना पुलिस को, क्योंकि पुलिस का साफ निगोशिएशन होती है कि अगर हमला हुआ या कुछ हुआ तो फिर वो डंडे पटकेंगे वहां पे बहुत बुरी तरह से। बचाने वाले पास खोपड़ी फट सकती है, क्योंकि अगर डंडे पटकेंगे तो पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपका सर फट गया और आप मर गए। ऐसे लोग पहले कभी मारे गए हैं और जो मारे जाते हैं जिनको ज्यादा नशा हो जाता है। ये निगोशिएशन का नाटक पूरे भारत में चलता है और शायद दुनिया में भी चलता होगा, हमने तो दिल्ली में खूब देखा है। इसलिए नाटक, जो ये गिरफ्तारी का नाटक है, जो गिरफ्तार होते हैं ये गवर्नमेंट की रजामंदी से होते हैं और छूट भी ऐसी जाते हैं। ये एक राजनीतिक स्टंट होता है, लोगों को इमोशनल करना, अपने संगठन को मजबूत करना। और असली काम स्टार्ट होता है वहां से आने के बाद, यानी गिरफ्तारी होने के बाद। क्या होता है, उसका सत्कार होता है, उसको टोपियां पहनाई जाती हैं, उसको गमछे पहनाए जाते हैं, उसकी वाहवाह होती है, सारा प्रचार तंत्र लगता है, सारा मीडिया लगता है। दरअसल ये निगोशिएशन का खेल है कि निगोशिएशन हो जाती है तो फिर वो आगे बढ़ता है, फिर उसके जयकारे होते हैं। हमारे जैसे साधारण लोगों को लगता है ये हमारे नेतृत्व ने, हमारे नेता ने बहुत ऊंचा काम किया, हमारे लिए जेल गया। यहाँ कोई नेता किसी के लिए जेल नहीं जा रहा है। दरअसल जेल जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आप बाबा साहब के मूवमेंट को अगर देखेंगे तो बाबा साहब ने वाइजली मूवमेंट चलाया, क्योंकि वो तो संविधान बनाने वाले हैं। तो संविधान बनाने वाला और वो कानून पढ़े हुए हैं तो वो जानते थे कैसे चीजें हल होती हैं। वो कभी जेल नहीं गए और वो जेल जाने का कोई नाटक नहीं करता था। मगर जो आंदोलन में फेलियर होता है, जिसके पास आंदोलन में कहने के लिए कुछ नहीं होता है, जो अड़ंगड़न बोलता है, जो बेकार की बातें करता है, वो हर बार उल्टे सीधे काम करता है और जेल में चला जाता है। ये जो मोहनदास करमचंद गांधी है, जेल में जाने की जो बीमारी है वहां से पैदा हुई है। इसलिए हमारे जो नेता हैं वो गांधीवादी नेता हैं, वो सारे के सारे जेल जाने का मौका ढूंढते रहते हैं। जब भी उनका आंदोलन, जब भी उनकी बात झूठी पड़ती है, जब भी उनके वादे झूठे पड़ते हैं, जब भी वो नाकाम होते हैं, जब भी उनके संगठन टूटते हैं, जब भी उनको पैसा उगाना होता है, जब भी उनको अपनी पावर पोजीशन बदलनी होती है, जब भी उनको अपने जजमेंट बदलने होते हैं, जैसे कोई आदमी है जिसको सोशल मूवमेंट से राजनीतिक मूवमेंट बदलनी है, तो वो जेल का, पुलिस का, इन सब का सहारा लेता है। क्योंकि कोई भी आदमी भारत में अरेस्ट नहीं हो सकता जिसके पास में 5, 10, 15, 20, 50 हजार लोगों की सेना हो और कार्यकर्ता हो। उसको उसके कार्यक्रम से कोई भी आदमी गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि पुलिस के पास में ना इतनी जेलें हैं, ना इतनी पुलिस होती है। पुलिस को भी रात को सोना होता है, पुलिस भी ज्यादा पछड़े में नहीं पड़ना चाहती है। देश के नेता हैं वो भी ज्यादा पड़ने में नहीं पड़ना चाहते हैं। पर नौटंकियां सारी की सारी बहुत मजेदार चलती हैं और भारत में ये नौटंकियां हमें ज्यादा परेशान करती हैं, क्योंकि हमारे आदमी इमोशनल हैं। और उनसे भी ज्यादा जो भक्त जब आते हैं और वो कहते हैं कि देखो तुम जेल गए क्या, ये नेता जेल गया। जेल जाने से कौन सी समस्या हल होती है, ये जरा उनसे पूछ लो। भाई आप जेल जाओ, पूरी जिंदगी जेल रहो, अगर जेल जाने से अधिकार बचते हो तो 100-200 आदमी हमारे वैसे जेल चले जाएं। जेल जाने में कौन सी आफत है, वहां भी रोटी खा लेंगे, यहाँ भी खा लेंगे। पर जेल जाने से आज तक कोई समस्या सॉल्व नहीं होती। समस्या सॉल्व होती है शांति वाले, जागरण वाले, जन जागरण वाले, अच्छे वाले, समझदारी वाले जो काम किए जाते हैं, उनसे समस्या सॉल्व होती है। सड़क पे आके संघ बनाने से समस्या सॉल्व होती है। जेल जाने से तो और हालत बिगड़ जाते हैं। फिर उसकी बेल कराओ, फिर उसका मुकदमा लड़ो, फिर वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। गवर्नमेंट चाहे तो कभी भी उसकी बेल को समाप्त कर सकती है, फिर तो वो कमजोर और हो जाता है। एक गलत काम करने से मूवमेंट हमेशा लिए दिक्कत में आ जाती है। दूसरा जो यहाँ भारत के अंदर अभी चल रहा है, खासतौर से 1956 के बाद में, 1956 में बाबा साहब ने अपनी सारी मूवमेंट का निचोड़ दिया। बाबा साहब से कोई इंटेलिजेंट आदमी भारत में क्या दुनिया में है नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अगर बाबा साहब के जो वंशज हैं, जो खानदानी हैं, अगर वो बहुत कंफर्टेबल जोन में होते, जो राजे महाराजे होते, खेती जमीन होती, पैसा व्यापार होता, सब कुछ होता, तो बाबा साहब आज गली गली में पुज रहे होते। बाबा साहब गली गली में फोटो लगा हुआ होता और व्यक्ति गली गली में उनको सैल्यूट कर रहा होता। पर चूंकि बाबा साहब के साथ में एक जाति का कलंक लगाया हुआ था, इसलिए उस कलंक से, उस काले रंग से जो उनकी रोशनी है उस पर धब्बा डालने की पूरी कोशिश की गई। पर सूरज कभी रुकता नहीं और छोटे मोटे धब्बों से परेशान होता नहीं। समय लग रहा है पर वो चीजें आ रही हैं।
उन्होंने अपने जीवन की पूरी जिंदगी की जो मेहनत थी वो लास्ट में, क्योंकि जो भी आदमी हमारा उम्र के हिसाब से बढ़ता है, या जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 170, ये भी जब उम्र के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं तो ये पाएंगे कि पिछली बातें बेकार थी, अब जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ज्यादा अच्छा है। 10 साल बाद फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं, जो 2022 में एक्सपीरियंस था उसके बजाय 2032 में जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा है। जैसे जैसे अनुभव का ज्ञान बढ़ता जाता है, आदमी समझदार होता जाता है, और जैसे जैसे समझदार होता है वैसे वैसे वो उन लोगों को सिखाता जाता है कि पिछली बातों में मत जाना, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ये सार है, ये इसका सेंस है, इस पे जाओ, ये बात अर्थपूर्ण है, इसको तुम कर लोगे तो सारा काम हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी की पढ़ाई और पूरे जिंदगी का अनुभव और पूरे जिंदगी का जो एक्सपीरियंस था और मेहनत थी उसको 22 जो प्रतिज्ञा है उसमें डाल के और सीधा सीधा कह दिया कि आंख बंद करके बुद्ध की राह पे चलो, प्रबुद्ध भारत बनाओ और धार्मिक हो जाओ और बुद्धिस्ट हो जाओ। और वो एक वहां पर जो सैंपल है उसको करके गए, जितना वो कर सकते थे किए, उसके बाद वो चले गए। हमारे लोगों ने जो दिखा है, जो दीक्षा है, जो धम्म में वो आए हैं, किसी ने उसको धर्मांतरण कहना शुरू कर दिया, किसी ने उसको धर्म परिवर्तन कहना शुरू कर दिया, किसी ने उसको कन्वर्जन कहना शुरू कर दिया, किसी ने उसको इसको कंपैरेटिव बना दिया। कंपैरेटिव मतलब और जो लोगों के धर्म हैं उनके मुकाबले में हमारा धर्म कहाँ है, तो कंपैरेटिव हो गया। किसी ने इसको राजनीतिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तुम्हारा भी धर्म है हमारा भी धर्म है, आओ धर्म से धर्म को टकराएं। कोई धर्म से धर्म को टकराता है, कोई धर्म से धर्म को। किसी ने इसको सेंसस में लाना शुरू कर दिया कि तुम्हारी संख्या कितनी है हमारी संख्या कितनी, आओ देखें। किसी ने इसका कानून बनवाना शुरू कर दिया कि भाई हमारा कानून नहीं है और तुम्हारा कानून है, ये हमारा धर्म है, इसका कानून होना चाहिए, नियम होना चाहिए। किसी ने इसके बायोलॉज बनाने के लिए हर चीज शुरू कर दी। जितने भी लोग हैं सब ने अलग अलग इसमें कुछ ना कुछ अपना नाम करने के लिए या जो उनको समझ में आया उसके हिसाब से वो करने लगे। और ये साल दर साल दिक्कत होने लगी, क्योंकि नागपुर तो हमारा सेंटर है और नागपुर पर तो सब लोग अपनी जितनी भी कृतज्ञता है, कतईता है, जो ऑब्लिगेशन है उसको वहां पर होमेज पे करने के लिए आते हैं, अपनी कृतज्ञता देने के लिए आते हैं, धन्यवाद करने आते हैं, शुक्रिया अदा करने आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का और भगवान बुद्ध का और अपने महापुरुषों का। और वहां लाखों की संख्या में आते हैं, 20-20 लाख लोग आते हैं। इसलिए वहां दीक्षाएं लगातार चलती रहती हैं, पूरे साल वहां दीक्षाएं चलती रहती हैं, जो दीक्षाएं होती रहती हैं। ओबीसी लोग भी लेते हैं आजकल, और जो एसटी लोग हैं वो भी वहां ले रहे हैं। वो एक केंद्र बन चुका है, सेंटर बन चुका है। पर भारत में 2 तरह की दीक्षाएं चलती हैं, एक धम्म की दीक्षा जो बाबा साहब ने सिखाई और बाबा साहब ने दी, और एक राजनीति की दीक्षा जो बाबा साहब ने नहीं दी, पर हमारे राजनीतिक लोगों ने उसको कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक रूप से जीतने के लिए और लोगों से राजनीतिक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो 2 तरह की दीक्षाओं में अंतर समझो आप। दरअसल एक धम्म की दीक्षा है जो बाबा साहब ने दी है अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए, अपने नए जीवन के लिए, और दूसरी राजनीतिक दीक्षा है जो राजनीतिक माइलेज के लिए, जो राजनीतिक अचीवमेंट के लिए, राजनीति के ओहदे को प्राप्त करने के लिए की जा रही है। कंपैरेटिव तुलनात्मक यानी तुम्हारे भी धर्म और हमारा भी धर्म, आओ लड़ाते हैं दोनों को। जो बाबा साहब की धम्म दीक्षा है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो बिल्कुल चुप है, यानी कि वो बुद्ध की तरह है, वो धीरे धीरे चलती रह जाती है, चुपचाप चलती है, शांति से चलती है और भिक्खुओं के द्वारा चलती है। उसको भिक्खु आगे प्रमोट करते हैं और उसमें बंदा खुद आता है, यानी कि व्यक्ति खुद आता है कि मेरे को धम्म की दीक्षा लेनी है। वहां ओबीसी एसटी वगैरह लोग सारे खुद आते हैं, उनको कोई इन्विटेशन नहीं करता, उनको ये नहीं कहता कि आओ भाई 20 लाख की हम दीक्षा करेंगे और तुम भी सब आ जाओ, ऐसा नहीं होता। वो खुद आते हैं, भिक्खु से याचना करते हैं, पुरानी तरह से हमको दीक्षा लेनी है, अपनी मर्जी से लेते हैं, बुद्ध के धम्म के नियम जानते हैं, उनका पालन करते हैं, और दीक्षा देने वाला उनके साथ में लगातार विनय बताता है, यानी भिक्खु उनके टच में रहता है और बाद के नियम भी उनको बताता रहता है। तुम्हारा शादी ऐसे होनी है, तुम्हारा विवाह ऐसे होना, जितना जानता है उसके हिसाब से बताता है, या जितने लोग जानते हैं, जो संस्कार जान चुके हैं वो फॉलो करते हैं, बताते हैं। वो बुद्ध विहार भी आता है, बुद्ध विहार भी जाता है। एक चैन सिस्टम बनता है मूवमेंट का जो साइलेंटली चलता है और बुद्ध विहारों से अटैच रह जाते हैं। इसके जो लाभ और हानि होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं और पारिवारिक होते हैं। यानी ये जो धम्म की जो दीक्षा बाबा साहब ने दी है, ये व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को सुधारने के लिए और नए जीवन को अंगीकार करने के लिए धम्म की दीक्षा दी है। पर इसका राजनीतिक दीक्षा में कैसे चेंज हो गया? राजनीतिक दीक्षा शोर मचाकर होती है, इसमें नेता आगे होता है, भिक्खु पीछे होता है। इसके अंदर बेशुमार खर्चा होता है, बहुत इसमें खर्चा होता है, इसमें दावतें होती हैं, खर्चा होता है, वो सब समाज से आता है। इसमें राजनीतिक जो धर्म के प्रतिद्वंदी है उनको ललकारा जाता है, हमारी इतनी दीक्षा, हमारी इतनी दीक्षा, हमारी इतनी। इसका कोई फॉलोअप नहीं होता।
बस एक बार हाथ उठा, दिक्खा हुई, और वो दिक्खा भी बड़े सिंपल तरीके से होती है, उसमें वो याचना नहीं करता, बस दिक्खा हुई, हाथ उठाया, गले में फीता बांधा और उसके बाद में वो चले जाते हैं खाना खा के। इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता, कोई फॉलोअप भी नहीं होता। इसका जो लाभ है वो व्यक्तिगत नहीं है, इसका लाभ राजनीतिक है। लाभ दोनों है, क्योंकि जैसा समय है वैसा करना चाहिए। इसलिए राजनीतिक धम्म से टकराने के लिए राजनीतिक है। तो धम्म की जो दिक्कत है वो दो तरह की है, इसको आप ध्यान रखें। और कहाँ लाभ आपको कैसा लेना है, कहाँ लाभ इसका कैसा नहीं लेना है, ये आप जाने। बाबा साहब के इस मूवमेंट को पढ़ने के बाद में यहाँ 2001 के अंदर दिल्ली में दिक्कत हुई, उसमें हम भी शामिल थे। तब तक हमें ये नहीं पता था कि धम्म की दिक्कत अलग होती है और राजनीतिक दिक्कत अलग होती है। वो राजनीतिक दिक्कत हुई, वहां भी लोग आए, उन्होंने सर मुंडाए, आके उन्होंने काम किया, उसके बाद उनका आता पता नहीं। उसके बाद उन लोगों ने कोई दोबारा दिक्कत नहीं कराई, कोई धम्म का कार्यक्रम नहीं कराया, कोई भिक्षुओं का उन्होंने संगति नहीं कराई, कोई भिक्षुओं को बुलाया नहीं, कोई उनके पास रिकॉर्ड नहीं, कोई सेंसस नहीं, कोई कार्यक्रम उसके बाद धम्म का हुआ ही नहीं। बस 2001 में कोई स्टंट हुआ, एक इवेंट हुआ जो राजनीतिक था, वो चारों तरफ गूंजा, चारों तरफ फैला, पर उसके बाद आज तक ये नहीं पता कि वो काम आगे कितना बढ़ा कितना नहीं। ये राजनीतिक दिक्कत की सबसे बड़ी बीमारी और बुराई है कि वन टाइम इवेंट होता है, उसके बाद में जिन्होंने दिक्कत ली उनके नाम पते एड्रेस तक भी फॉलो नहीं होते, उनको कोई किताब नहीं जाती, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। भारत में जितनी दिक्कतें होती हैं, हर साल दिक्कतें होती हैं, खासतौर से दो बार होती हैं। एक तो 14 अक्टूबर को, क्योंकि 1956 में जो धम्म विजयदशमी थी, अशोक विजयदशमी थी, उस अशोक विजयदशमी वाले दिन तारीख 14 अक्टूबर थी। तो नॉर्थ के अंदर जो लोग हैं वो दशहरा को ना मना के, दशमी को ना मना के 14 अक्टूबर को मनाते हैं, 14 अक्टूबर करते हैं, क्योंकि यहाँ झगड़े होने के चांस रहते हैं। पर महाराष्ट्र के अंदर, साउथ के अंदर दशहरे वाले दिन ही होती है, क्योंकि वहां जागृति बहुत ज्यादा हो गई है। इसलिए दो दो डेट होती हैं। उन डेट पे वही लोग जो पहले से दीक्षित है वही आते हैं, जो पहले से बुद्धिस्ट है वही आते हैं, और वो सारे सारे फिर उठा के दीक्षा लेते हैं। इससे क्या हो रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है। जो दीक्षित लोग हैं उनकी संख्या स्टैग्नेशन आ गया, एक रुकावट आ गई है। कोई भी दीक्षा देने वाला ये नहीं कहता, राजनीतिक दीक्षा वाला खासतौर से, अरे भाई जो दीक्षित लोग हैं वो एक साइड में आ जाओ, जो नए लोग हैं उनकी दीक्षा होगी और उनकी मर्जी पहले पूछी जाए। दरअसल दीक्षा का जो राजनीतिकरण हो रहा है उससे दीक्षा को नुकसान हो रहा है, यानी दीक्षा को नुकसान हो रहा है। हमको ये नहीं पता चल रहा कि हर साल कितनी दीक्षाएं हो रही हैं, कितनी नहीं हो रही हैं। इसलिए जितने भी जो धम्मिक लोग हैं, खासतौर से जो भारतीय बौद्ध महासभा के लोग हैं, एक भारतीय बौद्ध महासभा नंबर 2, भारतीय बौद्ध महासभा नंबर 3, या जितने भी भिक्खुओं ने जो मठ खोल रखे हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं, या जो ऐसी संस्थाएं हैं जो धम्म का काम कर रही हैं, जो नए नए लोग आ रहे हैं, उन सबसे समर संघ ये निवेदन करता है, ये अपील करता है कि धम्म को बचाइए और धम्म को रूटीन में लेके आइए। धम्म का एक सेंट्रल रजिस्टर बनाइए, एक सेंट्रल रजिस्ट्रेशन नंबर बनाइए। आप गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड मत रहिए। इतने सारे बुद्ध विहारों को जोड़िए, इन सारे जितने बुद्धिस्ट लोग हैं उनको जोड़िए, फिर आप साइलेंट रूप से दीक्षा का काम कीजिए। आप राजनीतिक रूप से करते हैं, कोई बात नहीं, दोनों का फायदा है, कम से कम दीक्षा का नाम जाता है। पर राजनीतिक दीक्षा से राजनीतिक लाभ होता है, वो तो आप राजनीति से सीधे भी कर सकते हैं। जो धम्म की दीक्षा बाबा साहब ने बताई है उससे पूरे परिवार को, पूरे जीवन को लाभ होता है। इसलिए इस लाभ के लिए आप लोग काम करें और पूरे सिस्टम को एक बनाएं। अगर आप पूरे सिस्टम को एक नहीं बनाते हैं तो आज जैसे लखनऊ के अंदर दीक्षा हुई है और वहां भंते ने 22 प्रतिज्ञाएं भी दी हैं, वहां ओबीसी काफी संख्या में लोग आए हैं, कुछ वो लोग आए जो पहले से दीक्षित हैं, अब उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रजिस्टर नहीं, कोई मेंटर नहीं। सपोज अगर उन्होंने बना भी लिया, माना उन्होंने बना भी लिया, तो उसको पूरे देश से जोड़ना चाहिए। वो पूरे देश से जोड़ने का सिस्टम नहीं है। जब तक पूरे देश से दीक्षाओं का और बुद्धिस्टों का और धम्मिक लोगों का जोड़ने का सिस्टम नहीं होगा, ना राजनीतिक दीक्षा का फायदा होगा और ना ही बाबा साहब की धम्म दीक्षा का फायदा होगा। ढोल ज्यादा बजेगा पर इसका परिणाम कुछ नहीं आएगा। इसलिए समर संघ में तो खैर अभी टाइम लगेगा, क्योंकि समर संघ बहुत ही से काम कर रहा है और काम करने वालों की कमी है। अभी तो जोड़ने का काम चल रहा है। कभी ऐसा प्रस्ताव आया कि ये दीक्षित लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं इन सबका कोई रजिस्टर बने, उस समय देखेंगे। पर अभी जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो करें तो समर संघ उसमें उनके साथ उनकी सहायता भी करे, क्योंकि सेंसस बनना और जानकारी होना अपने अधिकार लेने की पहली सीढ़ी है। जब तक आप सरकार को ये नहीं बताओगे कि आप 5 करोड़ दीक्षित हो गए, सरकार आपको क्या देगी?
सरकार तो ये मानती है कि पूरे भारत में 3-4 लाख दीक्षित लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका क्या करोगे? 85 लाख के करीब आंकड़ा है, जो कि पिछले 10 साल में घट गया है। तो सरकार तो ये मानती है कि दीक्षाएं कितनी हो पर लोग घट रहे हैं, और आप कह रहे हो कि चारों तरफ दीक्षाएं हो रही हैं और शोर मच रहा है। तो आपकी बात में, सरकार की बात में अंतर है। अगर संविधान से लाभ लेना है तो आपको संख्या दिखानी पड़ेगी, और सरकार आपकी काउंटिंग नहीं कराएगी, सरकार नहीं गिनेगी, सरकार किसी की नहीं कराती, आपको खुद अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इसलिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ सुन रहा है और जो धार्मिक है, वो इनसे निवेदन करे कि एक सेंट्रल सिस्टम बनाए, एक संघ बनाए, एक संघ में आए, एक संघ में रहें। जब तक हम एक संघ में नहीं आएंगे और संघ के अधीन होकर काम नहीं करेंगे, संघ में काम नहीं करेंगे, ये सेंट्रल सिस्टम बनने वाला है नहीं। क्योंकि हर एक भिक्खु, हर एक संस्था अपना अपना काम कर रही है, धम्म का काम कोई नहीं कर रहा। इसलिए धम्म बढ़ेगा नहीं, व्यक्ति बढ़ेंगे, धम्म नीचे होता चला जाएगा। और जिस दिन धम्म डूबेगा उस दिन व्यक्ति भी साथ अपने साथ खींच लेगा और सारे व्यक्ति भी डूब जाएंगे। इसलिए जिंदा रहना है तो संघ के रूप में काम करना है, और अगर मरना है तो फिर अलग अलग काम करना है। क्योंकि धम्म भी तभी बचाता है जब संघं शरणं गच्छामि होती है। जिनकी संघं शरणं गच्छामि नहीं होती, वो कितनी दीक्षाएं कर लें, उनकी दीक्षा का कोई भी फायदा कहीं भी नहीं होने वाला है। धन्यवाद। संघं नमामि।